करीब 5 से 6 या उससे ज़्यादा प्रश्न इस टॉपिक से आपका रहता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्रिटिकल है, काफ़ी सारे टर्म्स हैं और एनालॉजी भी है, तो इसमें हमें पढ़ना है थोड़ा, क्योंकि इसका नाम ही लॉजिकल रीजनिंग है, तो लॉजिकलिटीज है ना। कई सारे लॉजिक को हमें यहाँ पे समझना है, स्टेटमेंट्स को, आर्ग्यूमेंट्स को, फिलोसॉफिकल चीज़ों को, तो कई तरह की चीज़ों को समझेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, कॉम्पैरेटिव और एनालिटिकल स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन फिलोसफी। ठीक है, तो गाइस हम लोग अपने क्लास को अब स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर दिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो आज के भी क्लास में पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने के बाद जो है हम लोग अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करेंगे, प्रोसीड करेंगे, जो हमारा विषय है लॉजिकल रीजनिंग। तो पहले कुछ PYQs हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे टॉपिक पे। Just wait for a second. जस्ट वेट, मैं भी एक सेकंड PDF आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस स्क्रीन दिख रहा है सभी को? इज इट विजिबल? यस सर। जी सर। चलिए, तो गाइस एक एक करके हम लोग पहले क्वेश्चन बनाते हैं, करीब 10-15 क्वेश्चन हर दिन हम लोग करते हैं। आज भी पहले हम लोग क्वेश्चन से शुभारंभ करेंगे सत्र का, और उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ भी आएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये है आपका, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल बैरियर इन कम्युनिकेशन एज लिस्टेड बाय द एक्सपर्ट्स, यानी विशेषज्ञों द्वारा सूचीबद्ध संप्रेषण में सांस्कृतिक गतिरोधकों को सही क्रम को पहचानिए, ऐसा आपको कह रहा है। ठीक है, यानी आपको गाइस कल्चरल बैरियर यहाँ पे पहचानना है, सीक्वेंस ऑफ कल्चरल बैरियर जो कम्युनिकेशन के दौरान आता है। जैसे अभी हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम सभी लोग गाइस अलग अलग जगह से हैं, कोई कहीं से है तो कोई कहीं से है ना, कोई बिहार से है, कोई हरियाणा से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई तेलंगाना से है, तो कोई त्रिपुरा से है, तो सभी की संस्कृति अलग है। तो संस्कृति अलग है तो कल्चरल बैरियर आते हैं जब हम आपस में संचार करते हैं। तो ऐसे में गाइस आपको सीक्वेंस बताना है कि क्या सीक्वेंस हो सकता है यहाँ पे कल्चरल बैरियर का। एक बार आपको जो है ना, ये बताना है कि सीक्वेंस क्या है। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ कल्चरल बैरियर, बताइए। पहला है मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, दूसरा है डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सिमेंटिक, टोन डिफरेंस, वर्ड कोनोटेशन। तो क्या होना चाहिए, क्या सीक्वेंस सही है कल्चरल बैरियर के नाते? सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 4। बी सर, ऑप्शन नंबर बी सेकंड, 35421। 51234। नहीं सर, बी 35421। इसका आंसर होगा 35421। 35421 इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर होगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, इसका आंसर पहले होगा, आपको अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, सिमेंटिक, उसके बाद आपका होगा वर्ड कॉनोटेशन, यानी शब्द की समझ, शब्द अभिधान, फिर आपका होगा टोन डिफरेंस। अलग अलग कल्चर में टोन में भी, हमारे बोलने के एक्सेंट में, प्रोनाउंसिएशन में काफ़ी डिफरेंसेस आते हैं, तो टोन डिफरेंस होगा तीसरा। फिर दूसरा होगा संघर्षों के प्रति सहिष्णुता में भिन्नता, यानी डिफरेंस इन
टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और पहला होगा, लास्ट होगा मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, संघर्ष सुलझाने की पद्धतियां। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, यानी बी। जो गाइज कल्चर का मतलब आप सब लोग जानते हो, कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति। ठीक है, कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति। तो हम जैसे इसी क्लास में आप देखो गाइज, सब लोग अलग अलग कल्चर से हैं। मैं कहीं से हूँ, आप कहीं से हो, कोई और कहीं से है, तो सभी के कल्चरल कल्चरल डिफरेंसेस हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सांस्कृतिक बाधा को बताइए सीक्वेंस के तौर, मतलब सीक्वेंस में बताइए कि यहाँ पे सांस्कृतिक बाधा क्या कैसे काम कर रहा है। तो बी बी इसका आंसर हो गया ना। सबसे पहले ये समझिएगा इसकी कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है। कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब है कि जो आप तक मैसेज पहुंचने से रोके। जैसे हमारा जो मैसेज होता है ना, तो हम तक मान लीजिए कि मैसेज पहुंचने, जैसे मान लो कि मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं, तो मान लीजिए कि मेरे और आपके बीच में अगर कोई बैरियर आ रहा है, मेरे और आपके बीच में कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो मेरी बात को आप तक नहीं पहुंचने दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बैरियर। वो बाधा है जो मुझे और आपके बीच में काम कर रहा है, एक बाधा के तौर पे, ऑब्स्टेकल के तौर पे। तो ये तो होता है बैरियर। बाकी कल्चरल बैरियर आपको पता है, कल्चर मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग संस्कृति होती है, तो उस हिसाब से भी बैरियर आते हैं। अब कोई दक्षिण भारत का है तो उनकी अपनी संस्कृति हो सकती है, कोई पूर्वी भारत का है तो अलग अलग संस्कृति होती है। तो सीक्वेंस में गाइस सबसे पहले सिमेंटिक आता है। सिमेंटिक मतलब क्या होता है पता है? मिसकम्युनिकेशन। मिसकम्युनिकेशन, इसका मतलब कि मैंने बोलना चाहा कुछ और आपने समझा कुछ। कई बार क्या होता है गाइस कि मैंने कुछ बोलना चाहा और आपने समझ लिया कुछ और, ऐसा होता है ना। जैसे मान लीजिए गाइस कि अब तेलुगु है, तो तेलुगु में मान लो कि कोई कुछ बोल रहा है और आपको तेलुगु समझ में नहीं आता, तो हो सकता है कि वो बोलना कुछ चाह रहा है, समझ लोगे कुछ और आप। ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड सिमेंटिक, जिसको आप कहते हो मिसकम्युनिकेशन। दूसरा है गाइस वर्ड कोनोटेशन। वर्ड कोनोटेशन का मतलब क्या है? शब्द अभिधान। तो वर्ड कोनोटेशन का मतलब होता है कि एक ही शब्द का मल्टीपल मीनिंग समझना। जैसे मान लो कि मैं कोई वर्ड आपको बोला, मेरा सेंस कुछ है बट आपने समझा कुछ और, है ना। मैंने कुछ बोला लेकिन आपने समझा कुछ और। तो कई बार ऐसा होता है कि बोलना और समझने में डिफरेंस हो जाता है। मैंने समझाने की कोशिश की आपको, बट आपने क्या किया, उसका दूसरा ही मीनिंग निकाल लिया, गलत तरीके से उसको सोच लिया। तो दैट इज वर्ड कोनोटेशन। तीसरा है टोन डिफरेंस। टोन अलग अलग हो सकता है गाइस। मैं कोई चीज आपको गुस्से में बोल रहा हूँ, कोई चीज हल्के से बोल रहा हूँ, तो टोन भी बताता है। टोन से भी पता लग जाता है कि मैं मेरा क्या व्यू पॉइंट है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो टोन। फिर चौथा है डिफरेंस इन टॉलरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यानी टॉलरेंस, सहिष्णुता, आप कितना एक्सेप्ट करते हो दूसरे के कल्चर को, दूसरे के कल्चर को लेकर के आप कितने ओपन हो। और लास्ट होगा गाइस कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से हम लोग अलग अलग कल्चर में भिन्नताएं होने के बावजूद भी एक दूसरे को समझते हैं। तो ये होगा। ठीक है, तो 3, 5, 4, 2, 1 ये सीक्वेंस है कल्चरल बैरियर का, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर बताइएगा। इस अभी मैंने कल ही पढ़ाया था ना, ये कौन कब आया है? द एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, एनकेसी। बताइए कौन कब आया है? क्या होना चाहिए इसका आंसर? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आया है? 3 ही तो आया है, तीनों मैंने आपको बताया था। एनईपी कब आया है इन 4 में से? 1986। 64 66 चाहिए। 1986 में आया है, तो बी का 3 हो यस गया। सर, ओह, इसका ऑप्शन ही गायब हो गया क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। ऑप्शन ही नहीं है सर इसका। अच्छा, इसका ऐसे ही मैच करो फिर। एनईपी 1986 में है, तो बी का तो 3 हो गया। बाकी गाइस अगर आपको याद हो, तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन को ही हम क्या कहते हैं? राधा कृष्णन कमीशन। राधा कृष्णन कमीशन को ही यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कहा जाता है, जो स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा, एक तरह से कह लो कि पहला रिकमेंडेशन था, पहला शिक्षा आयोग था। राधा कृष्णन कमीशन जो कब आया था? भारत की आजादी के बाद 1948 में। तो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी उसको कहते हैं, राधा कृष्णन आयोग को
विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। तो 1948 में आया था, सी का 4 हो गया। बाकी नेशनल नॉलेज कमीशन आपको पता ही है, 2005 से 2009 तक जो मैं आपको पढ़ा भी रहा था, नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी, तो इसका 1 हो जाएगा। बचा एक द एजुकेशन कमीशन, तो वो 1964 में आया था, क्योंकि एजुकेशन कमीशन को ही गाइस हम लोग कोठारी कमीशन भी कहते हैं। तो कोठारी कमीशन को ही एजुकेशन कमीशन कहा जाता है, जो हमारा 1964 में आया था। और इसी के बेस में हमारा पहला जो शिक्षा नीति आया था भारत का 1968 वाला, वो आपका कोठारी कमीशन पे ही बेस्ड था। उसी का दूसरा नाम द एजुकेशन कमीशन भी है, शिक्षा आयोग। ठीक है, तो अगर इसका ऑप्शन होता तो हम लोग ऐसे टिक करते कि बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला और ए का आपका दूसरा, ये होता। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। In a classroom context, when innumerable meaningful messages emanate from a finite number of linguistic signals, it is called। जब किसी भी क्लासरूम में, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्लासरूम है, तो कक्षा के संदर्भ में भाषाई संकेतों की एक सीमित संख्या से असंख्य अर्थवान संदेश प्रकट होते हैं, इसे क्या कहते हैं? जब किसी क्लासरूम में गाइज हम लोग जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कई चीजें समझ में आ रही हैं। मेरे बहुत चीज बोलने से मैं भले ही आपको एक चीज बोल रहा हूँ, लेकिन उससे आप कई चीजों को समझते हो, कई नए नए मीनिंग्स को निकाल लेते हो। ठीक है, इनन्यूमरेबल मैसेजेस, तो इसको क्या बोलेंगे? सर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। क्या बोलेंगे सी इसको, बताइए। जब क्लासरूम में आप लोग सीमित इंफॉर्मेशन से असीमित चीजों को निकालते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सर ऑप्शन नंबर सी, उत्पादकता। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जी सर। ऑप्शन सी होगा इसका, प्रोडक्टिविटी। बट इसका गाइस जो करेक्ट आंसर है वो है सीमेंटिसिज्म, अर्थ विज्ञानवाद। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है, जो एनटीए ने दिया है, ये आपका है सीमेंटिसिज्म। सीमेंटिसिज्म मतलब किसी भी अर्थ का विज्ञान, कि कोई भी वर्ड का क्या मीनिंग है। तो एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग होता है, तो जब आप मीनिंग को पढ़ते हो ना कि एक वर्ड का कितना मीनिंग है, तो दैट इज सीमेंटिसिज्म। तो उसका करेक्ट आंसर वैसे सी भी दे रहा है और डी। सी डी दोनों। प्रोडक्टिविटी भी वैसे दोनों ही इसका करेक्ट बता रहे हैं। एक तो सी भी बोल रहा है, तो सी आप लोगों ने बोला है, तो सी भी वैसे ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और सीमेंटिसिज्म। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी हो सकता है, उत्पादकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है गाइस मैक्सिमाइज्ड लर्निंग, कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख लेते हो कम समय में। जब आप कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर लेते हो ना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो क्लास, जैसे अभी मान लो हमारा क्लास चल रहा है, अब क्लास 1 घंटे 1.5 घंटे का चलता है, बट इस 1 से 1.5 घंटे क्लास में आपने बहुत सारी चीजें सीख ली, बहुत सारे क्वेश्चंस का मीनिंग आपने, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो सी ठीक है। इसका आंसर बताइएगा। इस द एडवांटेजेस ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन आर, डायगोनल कम्युनिकेशन का क्या क्या एडवांटेज होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि ऊपर बैठा हुआ जो बंदा है, यानी किसी कंपनी का मालिक जो है, वो कंपनी के मान लो जो सबसे निचला कर्मचारी है उससे भी डायरेक्ट बात कर रहा है ना। दिस इज कॉल्ड डायगोनल, कि कोई किसी कंपनी का बिल्कुल, या मान लो कि किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर उस यूनिवर्सिटी का प्योन से भी बात कर रहा है, मतलब आपस में इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो डायगोनल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। सर 2, 4, 5। सी सर, ऑप्शन नंबर सी, 2, सी 4 सर। एंड 5।
सी का मतलब 245 यानी विषयांतर होना और मोरल बूस्टिंग, उत्साह बढ़ता है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। तो ये हो सकता है वैसे, है ना। 245 BD, 245 का मतलब हो गया कि साइट ट्रैकिंग, मोरल बूस्टिंग और अच्छा सी, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है गाइस। सी अराजक, क्योंकि 3 तो देखो ऐसे भी कट जाएगा ना, ये तो ऐसे भी पकड़ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एनोमी है यानी अराजकता, अराजकता का मतलब क्या है, जब कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, अराजकता, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, सब अपने में मग्न है, तो डेट इज कॉल्ड अराजकता, एनोमी या एनार्की। तो तीसरा तो गलत पॉइंट है, तो तीसरा जैसे ही कटेगा तो सब चला गया, बस ऑप्शन सी ही बचता है। तो सी ऐसे भी करेक्ट है फिर, ठीक है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन जो काफी, ये जो बोल रहा है सर, इसका मतलब बता देंगे थोड़ा सा। मैम डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि भी करनी है। किसी भी जो हमारा कार्यस्थल होता है ना, जो हमारा ऑफिस है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी कंपनी है जहां आप काम करते हो, तो वहां पे चाहे कोई किसी पोस्ट पे बैठा है, मान लीजिए कोई किसी कंपनी का मालिक है यानी सबसे बड़ा पोस्ट पे बैठा है, और उसी कंपनी का कोई नौकर है, नौकर माने प्योन है या डी ग्रेड कर्मचारी है, तो वो लोग भी आपस में क्या कर रहा है, बातचीत कर रहा है। अगर जरूरत पड़ रहा है तो कंपनी का मालिक जो है, उस कंपनी का जो सबसे निचला स्तर का कर्मचारी है, उससे भी डायरेक्ट बातचीत कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल। डायगोनल का मतलब, डायगोनल ऐसे होता है ना, तिरछा, तो तिरछा का मतलब क्या है कि ऊपर ऊपर बैठा हुआ बंदा नीचे से बात कर सकता है डायरेक्ट, और नीचे वाला बंदा अगर चाहे तो ऊपर तक अपनी बात पहुंचा सकता है डायरेक्ट, डायरेक्ट बातचीत करता है। इससे क्या होता है कि कंपनी में ट्रांसपेरेंसी बनती है, और कोई भी अपना कंप्लेंट ऊपर तक पहुंचा पाता है इजीली, है ना, बिना किसी मीडिएटर के। तो ये होता है डायगोनल, ठीक है, काफी इफेक्टिव होता है ये। और जब आप किसी, मान लीजिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो या जिस जगह पे, वहां पे उसका जो ओनर है, अब डायरेक्ट आपकी बात वहां तक पहुंचती है, क्या होता है, आपका मोरल बूस्ट होता है। आपको ये लगता है कि यार मुझे कोई भी दिक्कत होगी तो मैं डायरेक्ट हायर अथॉरिटी को कंप्लेन करूंगी, मैं बीच वाले को नहीं करूंगी। इससे मोरल आपका बूस्ट होता है, कोऑर्डिनेशन आपका बनता है, यानी एक अच्छा समन्वय बनता है ना कंपनी में, क्योंकि आपकी बात डायरेक्ट ऊपर के अधिकारियों तक जा रही है, और आपका विषयांतर भी होता है, विषय में भी कई बार अंतर आता है। तो 4 5 तो खैर होगा ही, इसके साथ 2 ठीक है, तो सी होगा इसका आंसर। इसका आंसर बताइए गाइस। What is the name of the process in which the listener provides feedback to the speaker about the message heard and the emotion conveyed and lets the speaker realize how he or she is being understood and respected? उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे जिसमें लिसनर, जैसे आप लोग अभी लिसनर हो तो आप क्या कर रहे हो, मेरी बात को सुन के फीडबैक दोगे कि सर मुझे कितना समझ में आया। तो किसी उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें जो श्रोता होता है, मतलब लिसनर होता है, वो फीडबैक देता है स्पीकर को about the message heard and the emotion conveyed and lets the speaker realize how he or she is being understood and respected। यानी गाइस मान लो आपने क्लास किया, और क्लास करने के पश्चात आपने मुझे अपना फीडबैक दिया कि सर आपने आज अच्छा पढ़ाया, आपकी बातें मुझे समझ में आ गई। इससे क्या होता है कि स्पीकर को भी पता लगता है कि यार चलो, जो मेरे लिसनर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे सुन भी रहे हैं और सुन करके मुझे रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। तभी तो फीडबैक में पता लगता है ना अपने क्लास को कितना अटेंटिवली सुना। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, अडेप्टिव टीचिंग या सेंटरिंग बिहेवियर, क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए एक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, जी सर, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, ठीक है, बी होगा। जी सर। इसका आंसर बताइए। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, एसोसिएशन ऑफ, जैसे हमारे पास यूजीसी है ना, जैसे हमारे पास यूजीसी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो उसी प्रकार से गाइज हमारे पास एआईयू यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भी होता है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। तो बता सकते हैं कि एआईयू की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी?
इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और भारत के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सब इसके मेंबर हैं AIU के, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। यानी भारत के जितने विश्वविद्यालय हैं सबका ये क्या है, यूनियन है, संघ है। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी का ये क्या है, एसोसिएशन है। किसी को कोई दिक्कत होगी तो इस फोरम पे बात रखता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। तो इसकी स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी ये बताइए, क्या होना चाहिए आंसर? सर ऑप्शन नंबर सी सर, 2, 3 and 4। हम्म, बताइए, सभी लोगों को बताना है गाइस, सभी लोगों को बताना है, गेस करिए क्या होना चाहिए। सर ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3, 4। हम्म, सर डी होगा। जी सर, ऑप्शन बी। देखिए गाइस, ऑप्शन बी। AIU जो है यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, इसकी जो स्थापना हुई है, तो इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है, पहला तो होगा आपका बी यानी दूसरा, सर्व एज एन इंटर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना। यानी एक तरह से ये भी यूनिवर्सिटी के नाते सेवा कर रहा है ना, यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम्स को डील करता है। तो एक तो ये हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के नाते काम कर रहा है। फिर हो जाएगा इसका आपका तीसरा, यानी टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड म्यूचुअल कंसल्टेशन अमॉन्ग यूनिवर्सिटीज, यानी विश्वविद्यालयों के बीच में संचार, समन्वय और परस्पर परामर्श की सुविधा प्रदान करना। ये भी ठीक बात है, तीसरा। और फिर चौथा, यानी टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज टू रन डिफरेंट कोर्सेस, विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालय की पहचान करना। तो 2, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 2, 3 और 4 नहीं, एक सेकेंड, 2, 3 और 5 है आपका। टू एक्ट एज अ लाइजन बिटवीन द यूनिवर्सिटीज एंड द गवर्नमेंट, विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच संपर्क स्थापक के रूप में कार्य करना। ठीक है, ये होगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो होगा 2, 3 और 5, नॉट 4। क्योंकि गाइस फर्स्ट क्यों नहीं होगा सर? गाइस मेंटेन क्वालिटी ये यूजीसी का काम है, ये AIU का काम नहीं है। मेंटेन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, ये यूजीसी का काम है, ये यूजीसी का काम है गाइस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम है कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करवाए। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अलग है, यूजीसी अलग है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जैसे छात्र संघ होता है, मजदूर संघ होता है, अधिवक्ता संघ होता है ना, उसी प्रकार से गाइस विश्वविद्यालय संघ भी होता है। यानी भारत में जितने यूनिवर्सिटी हैं उसका भी अपना एक यूनियन है कि विश्वविद्यालय की रक्षा हो, उसके इंटरेस्ट की रक्षा हो। तो ऐसे में क्वालिटी मेंटेन कराना AIU का काम नहीं, वो यूजीसी का काम है। AIU का काम है गाइज एक तो ऑर्गेनाइजेशन के नाते काम करना, दूसरा गाइज कम्युनिकेशन, एक म्यूचुअल कंसल्टेशन स्थापित करना कि आपस में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं आपस में मिलजुल के काम करें, और पांचवा की सरकार और विश्वविद्यालय के बीच एक संपर्क स्थापित करना। ये मुख्य काम है। बाकी जो चौथा पॉइंट है, टू रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज टू रन डिफरेंट कोर्सेस, ये भी गाइज यूजीसी का काम है ना, कि भाई किस यूनिवर्सिटी में कौन सा कोर्स चलेगा, क्या पढ़ाई होगी, क्या पढ़ाई नहीं होगा, ये भी यूनिवर्सिटी बताएगा ना आपको, वही मान्यता देता है। तो जो मान्यता देगा उसी के अकॉर्डिंग ना आप कोर्स चलाइएगा। तो चौथा भी यूजीसी का काम है, AICTE वगैरह का काम है। तो AIU जो है इसका मेन काम आपका क्या हो गया, 2, 3 और 5। ठीक है, 2, 3 और 5 इसका मुख्य काम हो गया, है ना। कोई डाउट है तो बताइएगा, इज इट क्लियर? और ये एस्टैब्लिश हुआ है गाइस, ये एस्टैब्लिश हुआ है 1925 में। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के बॉम्बे यूनिवर्सिटी के तहत इसको स्थापना किया गया था 1925 में। ब्रिटिश सरकार के टाइम पे ये बना हुआ है। ठीक है, जिसको आप एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कहते हो, ये 1925 में ही इसकी स्थापना है और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। इस कम्युनिकेशन रिफ्लेक्ट द डायमेंशन ऑफ पावर, पहला है, यानी
संप्रेषण शक्ति के आयाम को प्रदर्शित करता है, और दूसरा है पावर एंड अनएथिकल कम्युनिकेशन आर स्ट्रांगली इंटर रिलेटेड, यानी शक्ति और अनैतिक संचार मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं। तो कौन सा करेक्ट है या कौन सा गलत है? पहला वाला सही है सर, सर। फोर्थ ऑप्शन आंसर संप्रेषण होगा। शक्ति के पहला आयाम सही को है, दूसरा प्रदर्शित गलत करता है। है। बी ऑप्शन होगा सर। First, जी सर, ऑप्शन डी सर। both statement first and second are false. हम्म। हाँ, डी ही होगा, डी फॉर दिल्ली होगा इसका, क्योंकि पहला तो ट्रू है। डी बोल रहे हैं ना, डी फॉर दिल्ली बता रहे हैं आप। यस सर। यस सर। Sir, जी सर, statement first पहला वाला और सही है, second गलत। सेकंड वन है वो सही है, और सेकंड वाला गलत है। कम्युनिकेशन जो है वो शक्ति के आयाम को प्रदर्शित करता है, और दूसरा है कि पावर एंड अनएथिकल कम्युनिकेशन स्ट्रांगली। तो अनएथिकल तो गलत चीज हो गया ना, अनएथिकल मतलब अनैतिक, गलत काम, इलीगल, अनएथिकल, तो ये तो गलत हो गया। पहला ठीक है, क्योंकि अनएथिकल एक नेगेटिव पॉइंट है, तो उसके साथ हम चीज़ों को नहीं लेके देख सकते हैं। तो पहला वाला ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली होगा इसका आंसर। ठीक है, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, इसका आंसर बताइए गाइस। हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट पर्सनल कॉम्पिटेंस, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत क्षमता का निर्माण करते हैं? यहाँ पे आपको 5 पॉइंट दिया हुआ है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्सनल कॉम्पिटेंस, यानी पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, कॉम्पिटेंस माने आपकी क्षमता, तो इन पांचों में से कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपकी व्यक्तिगत क्षमता को दर्शाता है कि हाँ भाई आप क्षमतावान हैं, आप कैपेबल हैं? ऑप्शन नंबर सी सर। ऑप्शन सी। Option number C. सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन सर। मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस एंड जी सेल्फ। सर, ऑप्शन सी। सी आंसर, यानी 2, 4 और 5। पहला तो आपका आपके अंदर का जो मोटिवेशन है, दूसरा कि आपकी जागरूकता, तीसरा आपका सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी। यानी सी आप बता रहे हैं। सामाजिक बुराइयां ये तो कट गई, सोशल स्किल्स और आत्मनियंत्रण तो ऐसे होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, मोटिवेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो 2, 4, 5 कह सकते हैं। सी फॉर कलकत्ता इज द आंसर। ठीक है, सी फॉर कलकत्ता इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आंसर बताइए गाइस। स्वयं आप सब लोग जानते हो स्वयं, तो स्वयं इज इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ एन ऑब्जेक्टिव टू। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं का उद्देश्य क्या है? तो इजी क्वेश्चन है, बताइए। स्वयं जो स्टार्ट किया गया ना 2015 के आसपास, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव यंग, तो 2017 में आई थिंक ये शुरू हुआ था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए, इन पांचों में से क्या होना चाहिए? Sir, option number C. 1, 3 and 5. जी सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन 2 निगेटिव पॉइंट है, तो ये कट जाएगा। पहला है गाइज एंश्योर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस्ड एंड डिलीवर्ड, यानी गाइज हम इस चीज को सुनिश्चित करें कि जो भी कंटेंट है वो बेस्ट क्वालिटी का है। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको मतलब बनाया भी जा रहा है और प्रदान भी किया जा रहा है, इसको सुनिश्चित करना। दूसरा है प्रोवाइड क्वालिटी मटेरियल्स विद नॉमिनल कॉस्ट, यानी बहुत कम से कम कीमत पर अच्छा सामग्री देना बच्चों को। तीसरा है टीच ऑल क्लासेस फ्रॉम 9 to PG। ठीक है। चौथा है एक्सेस स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूअसली एंड ग्रांट डिग्रीज, विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन और उपाधि प्रदान कर। और पांचवा है एक्सेस्ड बाय एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम, यानी किसी के द्वारा कहीं से किसी भी समय पहुंच में होना। ये तो सारा ही ठीक लग रहा है वैसे। कौन सा नहीं, कौन सा बता रहे हैं आप? सर सी ऑप्शन। Sir, option number C. 1, 3 and 5. क्योंकि स्वयं तो फ्री है वैसे, तो नॉमिनल कॉस्ट वाला गलत हो सकता है वैसे। ठीक है,
स्वयं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री में ही दे रही है, तो 1 हो जाएगा, 2 नहीं देती है। 3 भी होना चाहिए वैसे, 1 और 3 तो हो गया। एक्सेस स्टूडेंट कॉन्टेंट ग्रांट डिग्रीज और 5वां एक्सेस, ठीक है। 1, 3 और 5 होना चाहिए क्या? सी होगा इसका आंसर। जी सर। जी सर, यस सर। 1, 3 और 5, ठीक है। क्योंकि डिग्री को विद्यार्थी का मूल्यांकन और उपाधि, वैसे तो स्वयं पे छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं, लेकिन डिप्लोमा टाइप का होता है, सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ऐसा कोई डिग्री कोर्स नहीं होता। जैसे ट्रांसलेशन स्टडीज, कोई लैंग्वेज वगैरह, तो छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं स्वयं पे, है ना। ऐसा कोई आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स नहीं कर सकते स्वयं पे, ग्रेजुएशन मास्टर्स ये सब नहीं कर सकते। छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, टेक्निकल, वोकेशनल, स्किल बेस्ड कोर्सेज, ये सब आप कर सकते हो। तो सी होगा इसका आंसर, 1, 3 और 5। इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट, द स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग। सर एक कंफ्यूजन है, आपने कहा कि उसमें ग्रेजुएशन नहीं होता, पर इसमें तो लिखा है कि 1, 3, 5 में परास्नातक तक सभी कक्षाओं को पढ़ाना, 9 से। पढ़ाना नहीं है, वो नोट्स मिलता है आपको। जैसे मान लो कि मैं अभी क्लास ले रहा हूँ ना, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, तो आप में से ज्यादातर लोग या तो मास्टर्स में हैं या मास्टर क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसी जी। प्रकार जब आप स्वयं पे जाइएगा ना, तो स्वयं पे आपको क्या है ना, वीडियो मिलता है। स्वयं पे जो है वीडियो मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, मॉक सेशन मिल जाएगा। 9th क्लास से लेकर के पीजी तक का करीब 9 स्ट्रीम में, जैसे आर्ट्स एक स्ट्रीम हो गया, साइंस एक स्ट्रीम है, इंजीनियरिंग एक स्ट्रीम है, मैनेजमेंट एक स्ट्रीम है, लॉ एक स्ट्रीम है, एडुकेशन एक स्ट्रीम है ना। तो इस प्रकार से टोटल 9 स्ट्रीम में, यानी 9 अलग अलग स्ट्रीम्स में आपको स्वयं जो है नोट्स देता है, कंटेंट देता है, जिसमें पीडीएफ नोट्स भी आ जाते हैं, वीडियो भी आ जाता है, और मॉक सेशन भी आ जाता है। इस तरह की सारी चीजें आपको देता है। और ये सारे कंटेंट कहाँ से आता है? तो आईआईटी से आता है, या आपका इग्नू वाले प्रोवाइड करते हैं, या आपके एनसीईआरटी, एनआईओएस, ये जितने भी बड़े बड़े बॉडीज हैं, ये सब मिल करके स्वयं पे कंटेंट डालते हैं। तो 9 से लेकर पीजी तक में क्या है कि सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं, यूट्यूब के वीडियोस मिल जाते हैं। वहाँ पे कोई ऐसा क्लासेस करके नहीं है कि भाई आपको डिग्री मिलता है, वो आपको एक ट्यूटोरियल है। जैसे मैं आपको डिग्री नहीं दे सकता, मैं आपको एमए का सिलेबस पढ़ा सकता हूँ एज अ ट्यूटर, बट मैं डिग्री तो नहीं दे सकता ना, कि हाँ भाई आप मेरे से पढ़ के मेरे ही नाम से ग्रेजुएशन मैं दे दूंगा, ऐसा तो नहीं है। मैं आपको मेंटोरशिप कर सकता हूँ, एग्जाम तो आप कॉलेज में जाके ही देंगे ना। तो वही बात है कि स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है, जो आपको कंटेंट देता है यूट्यूब के माध्यम से या पीडीएफ नोट के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, तो नोट्स वगैरह देता है, ठीक है। इस तरह से ये पढ़ाता है आपको। बाकी ऐसा नहीं है कि आप स्वयं में क्लास 9th में एडमिशन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो आपको नोट्स वगैरह देगा, वहाँ पे आप एज अ ट्यूटोरियल उसको यूज कर सकते हो, ट्यूटोरियल के नाते, ठीक है। जी सर। इसका आंसर बताइए गाइस। द स्टैट्यूटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन इन द कंट्री इज, कौन सा ऐसा संविधिक निकाय है जो कि क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड को, टीचर एजुकेशन के क्वालिटी को मेंटेन करता है? AICTE। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। बताइए क्या होगा। सर ऑप्शन नंबर सी, सी ऑप्शन। NCTE सर, NC सी सर। एनसी। नेशनल NCT, काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन सर, ऑप्शन नंबर सी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जी सर। एनसीटी, जो कि हम कह सकते हैं कि 1995 में इसका एस्टैब्लिशमेंट है ना, 1995 में इसका एस्टैब्लिशमेंट है, 1995 में ये बना था, जिसका मेन काम यही है कि टीचर एजुकेशन को बढ़ावा देना। जो आप बीएड करते हो, आप में से कई लोग बीएड कर रहे हो या किया हुआ है, तो बीएड, डीएलएड वगैरह, टीचर जो टीचर ट्रेनिंग टाइप का है ना, तो उसको करना, ठीक है। और उस तो एनसीटी यही है जो कि टीचर एजुकेशन के क्वालिटी को मेंटेन करवाता है। तो एक स्टैट्यूटरी माने एक आप कह लो सांविधिक निकाय है, जो नियम बनाता है और नियम को मनवाता भी है।
टीचर एजुकेशन के फील्ड में, तो एनसीटी। बाकी AICTE तो क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। UGC से पहले हुआ था इसका स्थापना। और इसका मेन काम क्या है, टेक्निकल कॉलेजेस को ये डील करता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ITI कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। NCERT तो आप लोग जानते ही हो, उसकी किताब पढ़ के बड़े हुए हैं हम लोग। और UGC में तो हम सभी लोग हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो 1953 में आया था, है ना। इसका आंसर बताइए गाइस। सम ऑफ द सर लार्जेस्ट ऑप्शन नंबर सी। एंड द मोस्ट सक्सेसफुल डिजिटल लाइब्रेरीज आर। डिजिटल लाइब्रेरी इसमें से कौन कौन है बताइए, यानी ऑनलाइन लाइब्रेरी इसमें से कौन कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। सर ऑप्शन नंबर सी। क्या होना चाहिए? सर प्रोजेक्ट गटनबर्ग होगा। और सर सी वाला यानी कि बिब्लियो। और सर डी वाला हो गया यानी कि इंटरनेट आर्चिव। सर ACD ऑप्शन नंबर सी। यानी गाइस पहला आप बोल रहे हो प्रोजेक्ट गंटनबर्ग, दूसरा आप बोल रहे हो बिब्लियो, और तीसरा आप बोल रहे हो इंटरनेट आर्काइव। यस सर। ना, तो गाइस प्रोजेक्ट गंटनबर्ग की अगर हम बात करें तो ये एक तरह से आपका डिजिटल लाइब्रेरी है, बिल्कुल है, जो आपको ई बुक प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? ई बुक, ऑनलाइन बुक्स प्रोवाइड कराता है। और इसकी फाउंडेशन कब की है? 1971 की। तो प्रोजेक्ट गंटनबर्ग जो है ये 1971 का इसका फाउंडेशन है। एक अमेरिकन राइटर था जिसका नाम था माइकल हर्ट। अमेरिकन राइटर था जिसका नाम क्या था? माइकल हर्ट। ठीक है, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, प्रोजेक्ट गंटनबर्ग। और गंटनबर्ग गाइस दुनिया का पहला मूवेबल प्रेस भी है। जो प्रिंटिंग प्रेस होता है ना, प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे आजकल आप लोग फोटो कॉपी और ये सब, तो 15वीं शताब्दी में जो पहला प्रेस आया था मूवेबल, जिसको आप कहीं भी लेके जा सकते थे, प्रिंटिंग का जो मशीन होता था ना, उसको भी हम लोग गंटनबर्ग के नाम से फेमस था, क्योंकि गंटनबर्ग नाम के इंसान ने ही प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था, मूविंग प्रिंटिंग प्रेस, जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते थे। ठीक है, जिससे फिर छपाई आसान हो गया ना, छपने लग गया फिर पेपर वगैरह। तो पहला तो प्रोजेक्ट गंटनबर्ग है जो 1971 में आया, ये डिजिटल लाइब्रेरी के नाते काम करता है। फिर जो आपका बिब्लियो है, तो बिब्लियो भी गाइस एक डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक है, ये भी एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसपे आप, ये ओपन सोर्स भी है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। हर तरह के कंटेंट आपको इसमें मिल जाएंगे, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, एथिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चर स्टडीज। और तीसरा है गाइस इंटरनेट आर्काइव, ये भी एक डिजिटल लाइब्रेरी है। और इसका मेन मिशन यही है कि डिजिटल एक्सेस टू ऑल नॉलेज। ये भी अमेरिका का, ये तीनों अमेरिका का इनिशिएटिव है, ये भारत का इनिशिएटिव नहीं है, ये अमेरिका का इनिशिएटिव है। लेकिन ये पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए फ्री है, पूरे दुनिया भर के लोग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप गाइस कई तरह के मूवी, वीडियो, किताबें पढ़ सकते हो, ऑनलाइन मटेरियल आपको मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट टीम तो आपको पता ही है गाइस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट टीम कैसे, अभी हम लोग गूगल मीट पे क्लास कर रहे हैं, ऐसे ही लैपटॉप पे कई बार एक ऐप होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम। जैसे अभी मैं आपको गूगल मीट पे पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी पढ़ा सकता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ना, वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि गूगल मीट के तरह ही काम करता है। एक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एप्लीकेशन है कि इजीली आप लोग कनेक्ट करके आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकते हो। तो सेम गूगल मीट की तरह है माइक्रोसॉफ्ट टीम। उसमें ये फायदा होता है कि उसमें लिमिटेशन नहीं होता, हजारों लोग जुड़ जाते हैं टीम में। इसके अलावा गाइज आपका सकाई LMS जो है गाइज, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हायर एजुकेशन से ही रिलेटेड है। बट गाइज इसमें बेसिकली हम लोग मैनेजमेंट सिस्टम है ये, यानी कोर्स वगैरह का, जिसको आप कहते हो ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे कई सारे डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। तो ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाते काम करता है सकाई LMS। ठीक है, तो ये एक तरह का मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जैसे टेस्ट वगैरह देते हो ना, कई सारे ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट, तो उसके लिए सकाई LMS काम आता है। लाइव चैटिंग, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देना, असाइनमेंट, जैसे इग्नू वगैरह में जो पढ़ते हैं, तो इग्नू में अपलोड होता है ना असाइनमेंट, उसमें आपको ये मदद करेगा।
ठीक है, तो लाइब्रेरी कौन कौन है? एक प्रोजेक्ट गंटनबर्ग जो 1971 में आया था, फिर बिब्लियो और इंटरनेट आर्काइव, ये तीनों क्या है? अमेरिकन इनिशिएटिव है ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इसका आंसर बताइए गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट कंप्यूटर मेमोरी? सर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए एंड बी। सर पहला तो जो सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज, और बी वाला सर वीडियो मेमोरी फाउंड इन ग्राफिक्स कार्ड इज वोलाटाइल मेमोरी। सर ये ऑप्शन सर ए ऑप्शन। ये जी सर, ऑप्शन ही होगा ऑप्शन ए। बेटा। जी सर। यानी सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल, ये होगा। और दूसरा वीडियो मेमोरी फाउंड इन ग्राफिक कार्ड इज वॉलेटाइल मेमोरी, ग्राफिक्स में पाई जाने वाली वीडियो मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। तीसरा है गाइस रैम इज फास्टेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर, तो रैम से ज़्यादा भी फास्ट रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका ए होगा वैसे, ए एंड बी। इसका आंसर जो है गाइस क्या होगा? ए एंड बी होगा, ठीक है। तो गाइस पहले तो ये समझिए कि नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है गाइस, जैसे मान लीजिए कई चीज़ें हम लोग अपने पेन ड्राइव में रखते हैं, या कई चीज़ें मान लीजिए जब आप लैपटॉप चलाते हो तो लैपटॉप में गाइस कई चीज़ों को आप सेव कर लेते हो। उसका फ़ायदा क्या होता है कि भले आपका लैपटॉप ऑफ हो जाए या कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाए, फिर आप कंप्यूटर को जब ऑन करोगे ना, तो जो चीज़ें सेव आपने की है ना वो एज इट इज़ उसमें आपको मिल जाएगा। मान लो आप अपना कंप्यूटर चला रहे हो और कंप्यूटर चलाते वक्त आपने कई चीज़ें उसमें सेव कर दी, कई सारे PDF फाइल जो भी, और फिर कंप्यूटर बंद हो गया किसी कारण से, या लाइट चली गई या बंद कर दिया आपने, फिर उसको ओपन करोगे तो क्या होगा? जो सेव्ड फाइल है वो आपको फिर से मिल जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। और वॉलेटाइल क्या होता है गाइस? वॉलेटाइल वो होता है कि जब आप कंप्यूटर चला रहे हो, मान लो कंप्यूटर चला रहे हो, कुछ काम कर रहे हो MS एक्सेल या किसी पे भी, अचानक से लाइट चली गई, लाइट जाते ही क्या होता है? कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। तो एक बार कंप्यूटर ऑफ हो गया तो दोबारा जब आप उसको ऑन करोगे तो आपका कंप्यूटर क्या होगा? बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंक माने जो काम आप कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, वो सेव ऑटोमेटिक नहीं होता। तो दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल वो है जो जो मान लीजिए कि बिजली गई तो डेटा भी आपका उड़ गया, दोबारा कंप्यूटर ऑन करिएगा तो वो डेटा आपको नहीं दिखेगा, आपको फिर से स्टार्टिंग से करना होगा काम। ऐसा ही होता है अगर आपने कंप्यूटर कभी चलाया है तो इसको कहते हैं वॉलेटाइल। और नॉन वॉलेटाइल क्या है? जो परमानेंट होता है, जो एक बार आपने सेव कर दिया भैया, मरने के बाद भी वो आपके कंप्यूटर में रहेगा, है ना, मरने के बाद भी वो कंप्यूटर में आपके रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल ही होता है, जिसको मेमोरी कार्ड वगैरह में आप ले लेते हो तो हमेशा के लिए रहता है, ठीक है। और दूसरा है वीडियो मेमोरी फाउंड इन ग्राफिक कार्ड इज वॉलेटाइल मेमोरी, तो ये भी ठीक है क्योंकि वीडियो मेमोरी वगैरह हम लोग रखते हैं, ठीक है। फाउंड इन ग्राफिक कार्ड इज वॉलेटाइल, तो ग्राफिक कार्ड्स वगैरह में जो चीज़ें रहती हैं तो वो एक बार अगर लाइट गई तो डिलीट हो जाता है ना। तो इसका आंसर ए एंड बी होगा। एक और आंसर बताइए गाइस, यहाँ पे आपको मैच करना है। पॉजिटिविज्म है, हाइपोथेसिस है, रिलायबिलिटी है, नॉर्म है। मैच करो तो कौन किससे मैच होगा? कौन किससे मैच होगा? प्रत्यक्षवाद, प्राकल्पना, प्राक कल्पना, विश्वसनीयता, प्रतिमान। सर ऑप्शन नंबर ए का सेकंड होगा सर, और बी का सर फर्स्ट होगा, सी का फोर्थ होगा, डी का थर्ड होगा सर। यानी कि सर ऑप्शन ए का सेकंड, बी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी सर। हाइपोथेसिस का तो तीसरा होगा, ये तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि परिकल्पना का मतलब ही होता है कि भैया टेंटेटिव आंसर टू द प्रॉब्लम। तो बी का तो तीसरा होगा, तो ऐसे में तो डी पकड़ में आ ही गया। हाइपोथेसिस का अगर आप
समस्या का अंतिम उत्तर लिखते हो, तो बी का तीसरा तो बस डी फॉर दिल्ली में ही है। Yes, sir. ऐसे में रिलायबिलिटी का हो गया एवरेज स्कोर, पॉजिटिविज्म का हो जाएगा आपका एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन, तो डी होगा इसका आंसर, डी होगा। गाइस पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद क्या है पता है? प्रत्यक्षवाद गाइस एक तरह का दार्शनिक अप्रोच है, एक फिलोसॉफिकल अप्रोच है रिसर्च में। जब आप रिसर्च करते हो ना, जब आप शोध करते हो तो वहां पे पॉजिटिविज्म आता है। पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है ना, दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आप जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व करके लॉजिकली हम लोग कई तरह के नॉलेज को एक्वायर करते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, सोसाइटी में घूमते हो या कहीं कॉलेज वगैरह जाते हो, तो कई चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्वेशन के आधार पे नॉलेज एक्वायर करना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिविज्म। और पॉजिटिविज्म किसको मानता है? साइंस को, लॉजिक को, लॉजिकलिटी को, तार्किकता को। तो जो भी चीज़ें आप तार्किक यानी तर्क या फैक्ट के तहत नॉलेज पाते हो ना, दैट इज पॉजिटिविज्म। इसलिए इसका ए का 4 लगा, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ही होता है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या होता है? टू गेट मैक्सिमम नॉलेज, टू एक्वायर मैक्सिमम नॉलेज, कि कितना नॉलेज आप प्राप्त कर सकते हो। बट वो जो नॉलेज है वो कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक, लॉजिकल, फुल ऑफ फैक्ट, तो दैट इज पॉजिटिविज्म। ठीक है। इसके बाद हाइपोथेसिस तो वही हो गया, संभावित उत्तर, तो तीसरा हो गया प्राक कल्पना का, समस्या का उत्तर, संभावित उत्तर। जो विश्वसनीयता है ये आपका प्राप्तांक है, विश्वसनीयता। जो भी आपका लास्ट में मान लो रिसर्च कर रहे हो, तो रिसर्च में जो अंतिम में आपका रिजल्ट आया, दैट इज स्कोर आया, प्राप्तांक, वो आपका रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, क्योंकि ये आपका आया है, इसको आप पब्लिश कराते हो। और नॉर्म का मतलब होता है यानी प्रतिमान। नॉर्म का मतलब क्या होता है? मेजर, मापना। जो मापने का टूल होता है ना नॉर्म, उसका होगा कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर, यानी प्राप्तांक की एकरूपता। तो डी फॉर दिल्ली इसका ठीक है। प्राक कल्पना को थोड़ा सा बता दीजिए सर, इसको क्लियर कर प्राक दीजिए। कल्पना का मतलब होता है मैम, इसको परिकल्पना कहते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी समस्या का संभावित उत्तर। जैसे मान लीजिए मैम कि जून में आपका परीक्षा होगा और रिजल्ट आपका जुलाई लास्ट में आता है। अभी अभी मई चल रहा है, अब मैम जुलाई में यानी अभी 3 महीना है परिणाम आने में और परीक्षा होने में, लेकिन अभी से हम मान के चल रहे हैं कि आपका जेआरएफ हो जाएगा या नेट हो जाएगा, ये मान के चल रहे हैं। इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। यानी मैम कोई चीज भविष्य में होना है, लेकिन उसकी कल्पना अभी हमने कर ली कि इस बार जो है सिमरन मैम का नेट हो जाएगा जुलाई में, और एक बार नेट होते ही जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगा, कहीं जॉब हो जाएगा या पीएचडी हो जाएगा, तो इसको कहते हैं हाइपोथेसिस। अभी आपके लाइफ का समस्या क्या है कि यूजीसी नेट कैसे पास करें, तो इस समस्या का संभावित उत्तर आपने दिमाग में मान लिया कि भैया इस बार जून में तो मेरा हो ही जाएगा। अब उसी को मान करके आप तैयारी कर रहे हो। अब वो होगा नहीं होगा उसका पता कब चलेगा आपको? जुलाई में। लेकिन अभी से आपने एक संभावित उत्तर मान लिया है कि इस बार बस जुलाई में मेरा होना है, मतलब होना है, और उसको मान के आप मेहनत कर रहे हो, तो यही होता है हाइपोथेसिस। इसी प्रकार से जब आप रिसर्च करते हो तो रिसर्च में भी जो हाँ जी, प्राकल्पना पहले की हुई कल्पना, पहले हाँ, पूर्व में ही कल्पना आपने कर लिया। इससे क्या होता है मैम कि आप अपने गोल में ना, गोल के प्रति फोकस्ड रहते हो। आपको बार बार याद दिलाता रहता है वो कि भैया आपको आपका रिजल्ट आपके माइंड में है, तो क्या है कि आप भटकोगे नहीं, है ना, डाइवर्ट नहीं होंगे आप। तो दैट इज प्राक, प्री इमेजिनेशन, प्री हाइपोथेसिस। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे गाइस, इसका आंसर बस बताइए आप लोग। असर्शन कह रहा है कि टीचर शुड स्ट्राइव टू अवॉइड डिस्कसिंग कॉम्प्लेक्स इशूज, यानी शिक्षकों के को जटिल विषयों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। और रीजन कह रहा है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड फैसिलिटेट अ मूवमेंट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इशूज, यानी क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है जैसे अभी हो रहा है, उसमें टीचर को हमेशा पहले सिंपल और सिंपल से टफ की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि बच्चों को पहले सिंपल चीजें आ जाए और फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं। तो क्या लगता है आपको, व्हिच वन इज करेक्ट? दूसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन ए सर। Sir, option number A is false, but R is true, sir. Option number A. ए। क्या होगा बताइए? ऑप्शन ये ए। ऑप्शन Option number A. जी सर, ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स।
A is false but R is true. A is false but R is true. यही होना चाहिए वैसे, यही होना चाहिए, क्योंकि ये तो खैर फॉल्स ही है, R ट्रू है। ठीक है, एक और क्वेश्चन बताई दीजिए, तब तक लाइट आ जाएगा, थोड़ा बातचीत करेंगे, फिर 2 मिनट में चला रहा होगा जनरेटर अभी। पहला स्टेटमेंट है कि establishment of 4 big engineering colleges in the east, west, south and north of the country was recommended by NR सरकार कमेटी। यानी जो भारत के 4 बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस बने ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ में, क्या उसको एनआर सरकार कमेटी ने रिकमेंड किया था? और दूसरा है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एआईसीटी जिसको आप बोलते हो, तो एआईसीटी क्या 1950 में बना है? क्या लगता है आपको, विच वन इज करेक्ट? एआईसीटी कब बना है? अभी जस्ट बताया भी था मैंने, एक क्वेश्चन कराते टाइम बोला था आपको कि एआईसीटी कब बना है। 48 में शायद 1945 में, 43 में बना है। 45 में 1945 तो पहला सर गलत है और दूसरा सही है। क्या होना चाहिए बताइए? एनआर सरकार कमेटी के थ्रू ही बना है, ठीक है, ये पहला वाला ठीक है, ठीक है। दूसरा गलत है सर, वो 45 ये में बना। 1950s में ये रिकमेंडेशन आया था ऑलमोस्ट, ठीक है, 1950s में ये रिकमेंडेशन आया था, जिसके तहत आपका आईआईटी वगैरह बना, कई सारे आईआईटीज भी बने हैं एनआर सरकार कमेटी के तहत। तो भारत का जो 4 दिशा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो चारों में आईआईटी बना, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कलकत्ता, आईआईटी मद्रास, और एक आपका साउथ की तरफ बनेगा ना, तो आईआईटी उधर की तरफ, एक साउथ की तरफ कई सारे हैं बेंगलोर वगैरह में, तो 4 ये बने। तो ये एनआर सरकार कमेटी के तहत आया था 1950s में, ठीक है। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि एआईसीटी तो 1945 में आया है ना, 1950 में तो आपका एनआर सरकार कमेटी आया है, जिसके वजह से ये 4 बनाया, आईआईटी बॉम्बे वेस्ट में, आईआईटी मद्रास साउथ में, आईआईटी कानपुर नॉर्थ में, और आईआईटी खड़गपुर जो कि बंगाल में है ईस्ट में। तो ये चारों बना था, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये 4 बने थे 1950 के रिकमेंडेशन के बाद, ये बना था, ठीक है। इसके बाद तो धीरे धीरे संख्या बढ़ी, कई सारे आईआईटी सब बन गए, तो ये हमारा होगा। चलिए, तो ये हमारा था आज का जो सेशन है। तो आज गाइस हम लोगों ने क्वेश्चन ही कर लिया, क्वेश्चन में ही समय हमारा चला गया, बट ये कई सारे फ्रूटफुल क्वेश्चंस हमने किए आज के क्लास में, कई सारे फ्रूटफुल क्वेश्चंस हमने किए, करीब 15 के आसपास प्रश्न हमने किए, सारे अभी 2-3 वर्षों में आपका पूछा गया है, तो लाभप्रद ये रहेगा, बेनिफिशियल हम लोगों के लिए रहता है ये सब। तो कल से जब हम क्लास करेंगे, तो कल से मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग का पढ़ाऊंगा, यानी तर्कशास्त्र तथा भारतीय दर्शन, करीब 4-5 दिन लगेगा, तो 4 से 5 दिन में आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला जो हमारा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो नए सिरे से फ्रेश तरीके से पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में भी आएगा, तो कल से कराऊंगा वो, ठीक है। और कोई डाउट है तो बताइए। सर जो ये टॉपिक था जिसमें नाम था सीमेंटिक वाला, और जो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता है, ये दोनों टॉपिक नहीं समझ में आए, ये दोनों शब्द नहीं समझ। क्या है शब्द बताइए, शब्द बताइएगा तभी ना, क्या शब्द था, शब्द बताइए। सर सीमेंटिक, जिसमें थोड़ा सीमेंटिक का, डाउट था कि ये होगा या नहीं, ऐसा। सीमेंटिक का तो मतलब होता है कि शब्द विज्ञान। सेमेंटिसिज्म सर, सेमेंटिसिज्म सर। हाँ, सीमेंटिसिज्म का मतलब होता है शब्द विज्ञान, शब्द और वाक्यों के अर्थ से संबंधित, माने जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना, एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। तो सीमेंटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि ऐसी विद्वता जिसमें एक शब्द से आप अनेकों अर्थ निकाल लेते हो। जब आप विद्वता, आपको वर्ड के स्पेशल, जब आप मान लो लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हो ना, लिंग्विस्टिक्स,
जहाँ पे वर्ड्स को, एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग आप निकालना सीखते हो, तो दैट इज सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब क्या है कि एक शब्द के अनेकों अर्थ, शब्द एक अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक, दैट इज सिमेंटिक। जहाँ पे एक वर्ड का आप मल्टीपल मीनिंग निकालते हो, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिमेंटिसिज्म, है ना। ये मीनिंग यानी जिसमें आप लैंग्वेज को, बेसिकली लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसको फोकस करते हो कि भाषा, भाषा विज्ञान, या जो हमारे सेंटेंस यानी वाक्य है, वाक्य में कौन से, मतलब ग्रामर से रिलेटेड ये टर्म है सिमेंटिक, जहाँ पे ग्रामर या शब्द, शब्द के अनेक अर्थों को आप समझना, शब्द का एक्सेंट क्या है, तो उसको हम सिमेंटिसिज्म कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट वर्ड, शब्द को समझना, एक शब्द से कितने अलग अलग मीनिंग को आप निकाल सकते हो, एक शब्द के कितने अनेकों मीनिंग आपके माइंड में आ सकता है, तो इसका अध्ययन हम कहते हैं सिमेंटिसिज्म या सिमेंटिक, ठीक है। और कोई टर्म था बच्चों बता? उत्पादकता सर, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता तो प्रोडक्टिविटी है ना, दैट इज कॉल्ड योर कॉम्पिटेंसी, आपकी कुशलता, आपकी योग्यता। जब आप क्लास कर रहे हो, नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी कॉम्पिटेंसी बढ़ रही है, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, आपकी योग्यता बढ़ रहा है, आपका स्किल बढ़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। कि क्लासरूम कम्युनिकेशन के थ्रू आपका नॉलेज एनहेंस हो रहा है, स्किल एनहेंस हो रहा है, आपकी योग्यता, आपकी सबलता बढ़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव, उत्पादकता। आप उत्पादक हो रहे हैं, मतलब कि आपको नॉलेज आ रहा है और नॉलेज के थ्रू आप नई नई चीजों को इनोवेट कर रहे हो, नए नए आइडिया, नए प्रिंसिपल को बनाने के योग्य बन, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। सर एक क्वेश्चन और, कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर बहुत सिंपल है, क्वांटिटी और क्वालिटी नाम में ही पता लग रहा है ना। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, मात्रा, जहां पे मैथमेटिक्स आता है, जहां पे नंबर आता है या संख्या, आंकड़ा आता है। तो जब भी आप शोध करोगे और शोध में नंबर आधारित अगर शोध कर रहे हो, जैसे आंकड़ा आधारित, कि भारत में मान लीजिए 50% लोग गरीब हैं, या भारत में मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो आय है वो मान लीजिए 50,000 रुपये महीना है, यानी मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि जब आप शोध करते हो और शोध जो है आंकड़ा आधारित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, परिमाणात्मक शोध, जिसको आप क्वांटिटेटिव कह रहे हो। क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव कौन लोग करते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे बच्चे ये क्वांटिटेटिव अप्रोच को अपनाते हैं, यानी परिमाण, संख्या, मात्रा को। और क्वालिटेटिव कौन करता है, जो साहित्य है, जैसे जो इंग्लिश का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, उर्दू का है, तो ऐसे लोग जो साहित्य हैं वो क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव माने गुण पे, गुणात्मक। तो एक एक जगह आप आंकड़ा को फोकस करते हो, भाई आंकड़ा निकालते हो कहाँ क्या आंकड़ा है, और एक एक क्या है कि आप अपने शोध में गुणों पे ज्यादा फोकस, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, साइकोलॉजी पे, मनोविज्ञान क्या है, थियोरेटिकल ज्यादा होते हो आप, रेदर मैथमेटिकल, तो वो क्वालिटी है। जैसे खास करके साहित्य में, जैसे आप संस्कृत के हैं, तो संस्कृत में कभी आंकड़ा का वैसा कोई काम नहीं है। संस्कृत में जब आप पीएचडी करोगे या रिसर्च करोगे, संस्कृत में आंकड़ों का कोई वैसा खास काम तो है नहीं। संस्कृत में तो आप क्या है, गुणों का बखान करोगे, कि उसके क्या गुण हैं, उसके साइकोलॉजी क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इन चीजों को बताओगे, तो वो क्वालिटी है, गुण, गुणात्मक। और मात्रा में मैथमेटिक्स आता है, नंबर्स आते हैं, संख्या आता है, आंकड़ा आता है, डेटा आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, तो वो एकदम अलग है। और क्वालिटेटिव वो है जो साहित्य में हम लोग करते हैं ना, नंबर्स के आधार पे, तो वो होता है, ठीक है। जी सर। सर पहले से ही समझा देंगे क्या आप कल? क्या? पहले से भ्रांतियां, मैं सुन नहीं पा रहा पहले क्या पूछ रहे हैं। सर फैलेसीज होती ना, फैलेसीज। अच्छा, फैलेसी, फैलेसी का जी। मतलब ये होता है कि एक तरह से, जैसे हम जिसको इल्यूजन कहते हैं, फैलेसी का मतलब क्या है कि मैंने आपको, जैसे आंख में धूल झोंकना समझते हैं आप, आंख में धूल झोंकना, इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट करना, आपको भटकाना। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, तो फैलेसी आप समझ पाएंगे। जैसे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आप देखते होंगे कई सारे ऐसे यूट्यूब पे फालतू वीडियोस आते हैं, जिसके अंदर का जो कंटेंट है वो कुछ और होता है, और जो बाहर में थंबनेल होता है ना, उसमें क्या लिख देता है। मान लीजिए कि कोई बाहर में एक थंबनेल, मतलब क्या होता है, जो यूट्यूब का पोस्टर है, जिसको देख करके आप उस वीडियो को क्लिक जी करते सर, हैं, हाँ। तो देखते हो कैसे अट्रैक्टिव वो पोस्टर लगा देता है, कि एक बार चलो देखते हैं ये क्या मसाला है इसमें। जैसे ही आपने उसको क्लिक किया, देख रहे हो ये तो कुछ और ही है, ये तो बेवकूफ बना रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फैलेसी।
यानी जी। किसी इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट करना। तो वो क्या होता है कि आपको लगता है कि यार इसमें बात कुछ और है, और जब आप उसके अंदर गए तो पता लगा ये तो कुछ और ही मामला है। तो दैट इज ऑल फैलेसी, आपके आंख में धूल झोंकना ताकि वो अपना काम कर सके, है ना। तो दैट इज ऑल फैलेसी। सर उसके त्रुटि। टाइप्स पढ़ने थे, मतलब वो कल तो ही। अभी पढ़ाऊंगा ना, फैलेसी के तो वही बहुत सारे टाइप्स हैं, हेतुभाष वगैरह में आता है ना, इंडियन लॉजिक में उसके बहुत नहीं सारे सर, टाइप्स उसके हैं। अलावा भी इंग्लिश के भी हैं बहुत सारे। हम्म। बैगिंग द क्वेश्चन ऐसा करके बहुत सारे हैं, बैगिंग क्वेश्चन और हाँ, तो वो तो इसमें है ना आपका, क्या कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। हाँ लॉजिकल रीजनिंग में है, उसको पढ़ाऊंगा आपको। ओके सर, हाँ। धन्यवाद सर, नमस्कार। चलिए, आज की क्लास में इतना ही गाइस, और अपना ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए। जो मैंने पढ़ाया उसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा आपको, तो उसको एक बार देखिए। बाकी हम लोग मिलेंगे कल फिर 9:30 पे।